Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने फंजाई के दो ग्रुप को डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने ज़ाइगोमाइकाटो को डिस्कस किया। उससे पहले हमने एक जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज़्म डिस्कस किया था जो फंजाई में होते हैं। हमने ये कहा था कि जितने भी फंजाई की क्लासिफिकेशन होती है वो आम तौर पे आप कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और उसकी वजह से हमने तीन ग्रुप बनाए थे: ज़ाइगोमाइकाटा, एस्कोमाइकाटा, बेसिडियोमाइकाटा, डिटेरियोमाइकाटा। ज़ाइगोमाइकाटा को ज़ाइगोमाइकाटा इस वजह से कहा जाता था क्योंकि इसमें ज़ाइगोस्पोर बनता था, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे एस्कोमाइकाटा। तो एस्कोमाइकाटा और साथ के साथ बेसिडियोमाइकाटा। एस्कोमाइकाटा को सैक फंजाई भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सैक फंजाई, क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो सैक लाइक है, जिसको एस्कस कहा जाता है, और इसी से एस्कोमाइकाटा। और एस्कस के अंदर फिर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये डिटेल से पहले भी डिस्कस हो चुका है, आज भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, तकरीबन 60,000 स्पीशी है जो इसकी डिस्कवर हो चुकी हैं। 50% 60,000 में से यानी ऑलमोस्ट 30,000 स्पीशी ऐसी हैं जो लाइकन की शक्ल में पाई जाती। इसी तरह कुछ ऐसी हैं जो जैसे कि मॉरल्स, वो माइकोराइजल हैं। अब लाइकन और माइकोराइजी क्या है? ये हमने कहा था कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स हैं फंजाई और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान। तो ये पूरा डिटेल में डिस्कस हो चुका है। हैबिटेट ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल, खुश्की पे रहने वाले। कुछ ऐसे हैं जो समंदरी पानी में, कुछ ऐसे हैं जो दरियाई पानी में रहते हैं। डाइवर्सिटी, सबसे छोटे फंजाई जो यूनिसेलुलर हैं, जिनको जीस्ट कहा जाता है, वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और बड़े बड़े फंजाई, सबसे बड़े नहीं, जो बड़े बड़े फंजाई हैं जैसे कप शेप फंजाई, मॉरल्स वगैरह, जो काफ़ी बड़े हो यानी डेवलप हो जाते हैं, तो वो भी इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये यानी आप कह सकते हैं इस एस्कोमाइकाटा का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने जहन में रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी एक फ्रूटिंग बॉडी है जिसको एस्कोकार्प कहा जाता है, उसमें होती है। जैसे फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसिटी, ये क्या कहलाता है? एस्कोकार्प कहलाता है। और जो एस्कोकार्प है वो हमेशा, उसमें जितने भी हाइफी होंगे ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये डाइकैरियोटिक हाइफी हैं। एस्कोकार्प में जितने भी हाइफी होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? डाइकैरियोटिक हाइफी हैं। और एस्कोकार्प की शेप डिसाइड करती है फंजाई को। जैसे ये मैंने शेप ड्रा की, कप शेप है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है कप शेप फंजाई। इसी तरह अगर मॉरल्स की शेप देखें तो आमतौर पे मॉरल्स की शेप कुछ इस तरह की होती है, तो ये मॉरल की शेप है। तो फ्रूटिंग बॉडी की शेप डिसाइड करती है कि वो किस किस्म की फंजाई होगी, तो आपने जहन में रखना है। और एस्कोकार्प उस जगह बनती है जहां डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी आके आपस में मिलते हैं। उसके बाद ज़्यादातर हाइफीस में डाइकैरियोटिक हैं। डाइकैरियोटिक यानी दो न्यूक्लियस, जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियस एक ही हाइफी में मौजूद होते हैं। एक स्पीशी से आएगा, एक इस मेंबर से आएगा, एक इस मेंबर से आएगा। उसके बाद अब इसमें कहीं कहीं आप कह सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, कि न्यूक्लियाई आपस में मिल गए। तो न्यूक्लियाई जहाँ मिलते हैं वहाँ मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस फॉलोज द न्यूक्लियर फ्यूजन, और फिर मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं जिनको एस्कोस्पोर कहा जाता है। और एस्कोस्पोर हमेशा सैक लाइक बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम एसआई, सिंगुलर इसकी एस्कस है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी वजह से इस फंजाई के ग्रुप को नाम दिया गया एस्कोमाइकाटा या सैक फंजाई। और आमतौर पे 8 एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, 8 एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस। यानी आप कह सकते हैं एस्कोकार्प में एस्कस लगता है और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमेशा कोनिडिया के ज़रिए से होती है। कोनिडिया क्या है ये भी डिटेल डिस्कस हो चुकी है। हाइफी इनके सेप्टेट होते हैं, और ये
डाइकैरियोटिक फेज इनकी लेंथी होती है, यानी जो उनकी फ्रूटिंग बॉडी वो हमेशा डाइकैरियोटिक हाइफी से मिलके बनी होती है। आगे इसकी एग्जांपल है मॉरल्स है, ट्रफल है, पाउडरी मिल्ड्यूज है, मोल्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। तो यहाँ से बाद दफ़ा ऑब्जेक्टिव उठा लिया जाता है, जैसे मॉरल्स बिलोंग टू, आगे ऑप्शन हो जाएगा माइकाटा, एस्कोमाइकाटा, डिटीरियोमाइकाटा, बिसिडियोमाइकाटा। तो इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं। तो एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। यीस्ट एक स्पेशल केस है। अच्छा, यीस्ट को हम लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे। कुछ एक आधा ऐसा पॉइंट है जो बिसिडियोमाइकाटा में क्लियर हो जाएगा, फिर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अच्छा, बिसिडियोमाइकाटा ये फंजाई का तीसरा ग्रुप है। तो बेसिकली बिसिडियोमाइकाटा में वो फंजाई शामिल हैं जो बहुत कॉमनली हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जैसे एडिबल मशरूम बहुत मशहूर फंजाई है। इसी तरह वो लोग जो गंदम और चावल और मकई की फसलों को ग्रो करते हैं, काश्तकारी करते हैं, उनको फिर इन दो किस्म की फंजाई का लाजमी इल्म होता है, स्मट और रस्ट, क्योंकि ये बाद दफ़ा फसलों को बर्बाद कर देती है। डिवास्टेटिंग प्लांट पैथोजन जैसे स्मट है, रस्ट है, इसी तरह पफ बाल है, ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई। जो ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई ये बेसिकली इसके अपीयरेंस के नाम से इसका जो हमें नज़र आया फंजाई की शेप, उसकी बिहाफ पे इसका नाम रखा गया। तो फंजाई ये ब्रैकेट शेप होती है और शेल्फ की शक्ल में ग्रो करती है, जैसे अलमारी में शेल्फ ही नहीं होती, पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो इसकी डायग्राम आपको नज़र भी आ रही होगी, पफ बाल की डायग्राम भी आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद रीज़न टू नेम, बिसिडियोमाइकाटा को बिसिडियोमाइकाटा कहा क्यों जाता है? तो बिसिडियोमाइकाटा इज नेम बिकॉज ऑफ देयर क्लब शेप सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बिसिडियम। तो इसमें चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बिसिडियम और बिसिडियम क्लब शेप होता है। इसके डायग्राम भी आपको जैसे नज़र भी आ रही, आमतौर पे इस तरह का होता है। ये पहले भी डिस्कस हुआ है, एक ऐसा वेपन बाद जगह इस्तेमाल होता है जो शौकिया तौर पे जेब में रखा जाता है और बाद दफ़ों से मार पीट का काम भी लिया जाता है। तो बिसिडियोमाइकाटा ये क्लब शेप, इस तरह की जो शेप होती है क्लब शेप कहलाती है। अब ये जो क्लब शेप है, इस क्लब शेप को हम बिसिडियम कहते हैं साइंटिफिकली। चूंकि इस शेप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, तो इस वजह से चूंकि इसमें बिसिडियम बनता है, इस वजह से इसको बिसिडियोमाइकाटा कहा गया। आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने डिस्कस किया इसमें एस्कोमाइकाटा में। सबसे पहले फ्रूटिंग बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर स्पोर, और उस जगह जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और मियोसिस होगा। तो ये 5-6 कॉमन पॉइंट हैं यहाँ भी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा जिस फ्रूटिंग बॉडी में होती है उसको बिसिडियो कार्प कहा जाता है। फ्रूटिंग बॉडी जैसे आपको मशरूम ये नज़र आ रही होगी, तो आमतौर पे जो फ्रूटिंग बॉडी हमें नज़र आती है वही डिसाइड करती है फंजाई की टाइप को। कंसिस्ट ऑफ इंटायरली डाइकैरियोटिक माइसीलियम। तो अगर आपको ये इसकी बॉडी देखें तो आपको सारे हाइफी जितने भी नज़र आ रहे होंगे, ये सारे डाइकैरियोटिक हाइफी आपको नज़र आ रहे हैं। तो हमेशा जो फ्रूटिंग बॉडी है वो किससे मिलके बनी है? डाइकैरियोटिक हाइफी से मिलके बनी है, या डाइकैरियोटिक माइसीलियम से मिलके। अच्छा, मशरूम में ऊपर वाली सरफेस पे हाइफी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होके स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको पाइलियस कहा जाता है, पाइलियस कैप को कहा जाता है। यानी इसकी जो टोपी है, ऊपर जो कैप है, ये पाइलियस कहलाती है। और इसमें जो फंजाई वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, जैसे कपड़े की टोपी हम उसके अंदर धागे बहुत ज़्यादा बुने हुए होते हैं, तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं पाइलियस। और ये वाली जो अरेंजमेंट यहाँ हाइफी की है, तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं गिल्स। इसकी अरेंजमेंट बिल्कुल इसी तरह है जैसे फिशेस में गिल्स की अरेंजमेंट है। इस वजह से साइंटिस्ट को जब ये नज़र आया तो उन्होंने कहा लगता है ऐसा है कि जिस तरह फिश में गिल्स की अरेंजमेंट है, यहाँ इसकी अरेंजमेंट है, तो इसका नाम ही गिल्स रख दिया। ठीक हो गया। अगर हम इस गिल्स को निकालें तो गिल्स डाइकैरियोटिक हाइफी है, और जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वहाँ मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद जो स्ट्रक्चर डिवेल्प होता है उसे बिसिडियम कहा जाता है, और बिसिडियम के ऊपर 4 बिसिडियोस्पोर लगते हैं। तो ये 4 लगते हैं। एस्कोमाइकाटा में 8, यहाँ 4 और ये ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। एस्कोमाइकाटा में इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं।
तो बिसिडियम, ये वाला बिसिडियम है, ये बिसिडियोस्पोर है। मियोसिस फॉलोज द न्यूक्लियर फ्यूजन, मियोसिस हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद होती है और 4 बिसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। बॉर्न ऑन नॉट इनसाइड, ये मैंने रेड कलर का इस वजह से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बिसिडियम के ऊपर लगते हैं, अंदर की तरफ नहीं। जैसे एस्कस में 8 स्पोर अंदर की तरफ लगते हैं। तो बेसिकली बिसिडियम है क्या, ये एक सेक्सुअल स्ट्रक्चर है जो बिसिडियोमाइकोटा के मेंबर में बनता है और इसी वजह से इस ग्रुप को नाम दिया गया बिसिडियोमाइकोटा। उसके बाद हाइफी सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएट, यानी जिसमें एक न्यूक्लियस हो। तो जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है आमतौर पे फंजाई में एक न्यूक्लियस होता है। उसके बाद फिर जब रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी प्लाज्मोगैमी हो जाती है, फिर उसके बाद जितने भी हाइफी निकलते हैं वो सारे बाई न्यूक्लिएट या डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक आप कह सकते हैं हाइफी होते हैं। और ये जो स्टेज है ये फंजाई की ज़िंदगी में ज़्यादा देर तक रहती है, इस वजह से कहा जाता है लेंथी डाइकैरियोटिक फेज। तो बाई न्यूक्लिएट यूनिन्यूक्लिएट हाइफी भी होते हैं ड्यूरिंग वन फेज ऑफ लाइफ साइकिल, बाई न्यूक्लिएट यानी डाइकैरियोटिक हेट्रोकैरियोटिक ड्यूरिंग लेंथी फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। उसके बाद हमारे पास 2 बहुत बड़े ग्रुप हैं बिसिडियोमाइकोटा के जो नुकसानदेह हैं, रस्ट और स्मट। ये डिवास्टेटिंग पैथोजन है, यानी खतरनाक किस्म के जरासीम है, खतरनाक किस्म के ऑर्गेनिज्म है जो फसलों को बर्बाद कर सकते। और इनको जो नाम दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कलर की बुनियाद पे नाम। जैसे रस्ट कहते हैं जंग को, अगर जंग आप लोहे के ऊपर अक्सर जंग लगा तो अगर उसका कलर देखें तो आमतौर पे ऑरेंज रेड, ऑरेंज येलो कलर का होता है। तो जब रस्ट अटैक करती है, रस्ट आर नेम बिकॉज ऑफ न्यूमरस रस्टी ऑरेंज येलो डिजीज स्पॉट ऑन द होस्ट। तो होस्ट की बॉडी पे जो होस्ट की सरफेसेस हैं, जैसे पत्ते हैं, स्टेम है, तो रस्ट जब भी अटैक करती है तो निशानात बनना शुरू होते हैं और वो निशानात आमतौर पे रस्टी जंग की तरह का कलर या ऑरेंज येलो कलर होते हैं और इसी वजह से इसका नाम रखा गया रस्ट। और फिर जब यानी डिजीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जब प्लांट की सरफेस फटती है, जैसे लीव्स की सरफेस फटती है या आप कह सकते हैं स्टेम फटना शुरू होते हैं, तो फिर उसमें से स्पोर्स निकलना शुरू होते हैं। और स्पोर भी ब्रिक रेड यानी ईंट की तरह, जो आमतौर पे जंग की तरह का कलर होता है, तो उसकी तरह के स्पोर निकलना शुरू हो जाते हैं। एंड रिवीलिंग के बाहर निकलते हैं ब्रिक रेड स्पोर्स। और हमारे पास इस रस्ट ग्रुप का जो बहुत कॉमन मेंबर है वो है पक्सिनिया स्पीशी, पक्सिनिया स्पीशी। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। स्मट कहते हैं काले धब्बे को, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह है। जब ये अटैक करती है तो इसके अटैक की वजह से आमतौर पे जब प्लांट को देखा जाता है तो उसके ऊपर छोटे छोटे स्याह रंग के ना ऐसे डॉट नजर आ रहे होते हैं, ऐसे डॉट नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, जैसा आपको डायग्राम नजर भी आ रही होगी, ये ऐसे डॉट नजर आ रहे होंगे। और जब ये डॉट फटते हैं तो आमतौर पे काले रंग के स्पोर्स निकलते हैं। हमेशा अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया, जो गंदम का बीज है वो एक कवरिंग के अंदर बनता है, जैसे कवरिंग, उसमें बीज बनता है। तो अगर ये कवरिंग फट जाए, कवरिंग अगर ये फट जाए तो बीज निकलता है। लेकिन अगर स्मट का अटैक हो तो इस बीज की जगह काले स्पोर्स निकलेंगे, काले स्पोर्स निकलेंगे, ठीक हो गया। तो स्मट कहते हैं काले, इनके स्पोर्स ऐसे नजर आते हैं जैसे काला धब्बा हो, कोई चीज़ काले रंग की पड़ी हो ज़मीन पे, इस वजह से नाम इनका स्मट या सूट रखा गया। तो कॉल्ड बिकॉज ऑफ ब्लैक डस्टी स्पोर्स मैसेज रिजेंबलिंग सूट और स्मट। तो इनकी जो मैसेज हैं वो काले रंग की होती हैं और ऐसे लगता है जैसे काले धब्बे पड़े हैं ज़मीन के ऊपर। दी स्पोर मैसेज रिप्लेस ग्रेन कर्नल। तो ये कवरिंग कर्नल होता है, उसके अंदर बजाय दाने बनने के, ग्रेन दाने को कहा जाता है, स्पोर्स निकलते हैं अगर स्मट ने गंदम के प्लांट पे अटैक किया हो या मकई के प्लांट पे अटैक किया हो। तो एग्जांपल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलेगो स्पीशी, जिसका लाइफ साइकिल हम अगले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। तो आमतौर पे ये जो दोनों नाम दिए गए हैं बिसिडियोमाइकोटा के, इन ग्रुप्स को रस्ट और स्मट, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर की वजह से इनको नाम। उसके बाद हमारा जो
एक पॉइंट है जो दरमियान में रह गया था, यानी यीस्ट अ स्पेशल केस। अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट का ताल्लुक सबसे पहले तो अपने जहन में रखना है, ये बात पहले भी डिस्कस हुई है कि यीस्ट एक ऐसा फंजाई का ग्रुप है जिसमें यूनिसेलुलर मेंबर है, यानी यूनिसेलुलर जो फंजाई होगा उसको इस यीस्ट के ग्रुप में रख दिया जाए, ये अंडरस्टूड बात है। तो इस वजह से दे आर द यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई। और इसके जो करैक्टर हैं, जो बाकी 3 ग्रुप हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, या 3 ग्रुप्स क्यों लिखा गया है, वजह यह है कि जो डिप्टेरियोमाइकोटा ये ऐसे मेंबर है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। अब यीस्ट चूँकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो इस वजह से ये 3 ग्रुप से रिलेटेड हो सकती है, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बिसिडियोमाइकोटा से रिलेटेड हो सकती है। यानी आप कह सकते हैं कुछ यूनिसेलुलर यीस्ट ऐसी हैं जिनके करैक्टर ज़ाइगोमाइकोटा की तरह है, कुछ ऐसे हैं बिसिडियोमाइकोटा की तरह, और ज़्यादातर ऐसे हैं जो एस्कोमाइकोटा की तरह है। अब या तो ये होता कि हर ग्रुप के अंदर हम एक छोटा सा ग्रुप बनाते, तो साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए क्या किया, एक ही ग्रुप बना दिया जिसका नाम यीस्ट रखा गया। और चूंकि ज़्यादातर मेंबर इसके एस्कोमाइकोटा की तरह के थे, इस वजह से उस ग्रुप को एस्कोमाइकोटा में ही ऐड कर दिया गया। तो यहाँ यही बात लिखी गई है कि इसके काफ़ी कुछ मेंबर ऐसे हैं जो ज़ाइगोमाइकोटा की तरह हैं, कुछ ऐसे हैं बिसिडियोमाइकोटा, और ज़्यादातर ऐसे हैं जो एस्कोमाइकोटा की तरह हैं। तो डिराइव फ्रॉम ऑल 3 ग्रुप्स, यानी इसमें जो मेंबर हैं वो तीनों ग्रुप की कोई ना कोई मेंबर तीनों ग्रुप में से किसी ना किसी ग्रुप की प्रॉपर्टी रखता होगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें मेंबर एस्कोमाइकोटा वाली प्रॉपर्टी को रखते हैं, इस वजह से इसको एस्कोमाइकोटा के अंदर रख दिया गया। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बर्डिंग के ज़रिए से होती है, एक छोटा सा बर्ड अपीयर होता है और वो बर्ड बाद में अलहदा हो जाता है और यही बर्ड यीस्ट बना देते हैं। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, क्योंकि इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे सबसे एंड पे आना पड़ा इस छोटे से पैराग्राफ को समझाने के लिए। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हमने कहा कि इसके कुछ मेंबर बिसिडियोमाइकोटा की तरह है, कुछ एस्कोमाइकोटा, तो इनमें रिप्रोडक्शन भी बिल्कुल इसी तरह होगी कि बाद दफ़े इसमें एस्कोस्पोर बन रहे होंगे, बाद दफ़े इसमें बिसिडियोस्पोर बन रहे होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एस्कोस्पोर बना है या बिसिडियोस्पोर बना है, क्योंकि स्पोर तो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। ये स्पोर की लोकेशन बता रही होती है। तो यानी यूनिसेलुलर फंजाई में भी सारे प्रोसेस वही होंगे, 2 जेनेटिकली डिफरेंट फंजाई एक दूसरे के करीब आएंगे और उनके आप कह सकते हैं ये जो मेम्ब्रेन्स है वो आपस में फ्यूज़ करेंगी, और मेम्ब्रेन के फ्यूजिंग के बाद प्लाज्मोगैमी होगी, और प्लाज्मोगैमी के बाद स्पोर्स बनेंगे। अगर स्पोर्स बने अंदर की तरफ तो ये एस्कोस्पोर, क्योंकि एस्कोस्पोर की कैरेक्टरिस्टिक वो अंदर की तरफ बनते हैं। अगर स्पोर इस तरह बने कि बाहर एक छोटा सा बिसिडियम अपीयर हो और उसके ऊपर स्पोर बने, तो ये हमारे पास होंगे बिसिडियोस्पोर। तो आप कह सकते हैं कि बाद दफ़े ये एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनाती है, और कुछ मेंबर इसके हैं जो बिसिडिया के ऊपर बिसिडियोस्पोर बनाते हैं। तो इसकी स्पोर की लोकेशन डिसाइड करेगी कि ये एस्कोस्पोर है या फिर बिसिडियोस्पोर है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ये फर्मेंटेशन करती है। अब फर्मेंटेशन क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन के बगैर किसी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जा रहा है तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहलाता है। अगर उस फर्मेंटेशन में अल्कोहल बन रहा है तो उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। जैसे यीस्ट के अंदर सलाहियत है कि वो कार्बोहाइड्रेट को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी, तो इसको का मतलब है कि यीस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन परफॉर्म करती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बेकरीज वगैरह में काफ़ी इस्तेमाल होती है, लिकोर शराब वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। आगे यीस्ट की हम बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस जो है वो चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जो यीस्ट है, यानी यीस्ट के ग्रुप में तो काफ़ी सारे मेंबर हैं, ये जो यीस्ट है जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविस, द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड, इसको कहा जाता है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाना वाला यीस्ट है, जिसे हम सबसे ज़्यादा जैसे एक्सप्लॉइट का वर्ड जब भी इस्तेमाल होता है ये आमतौर पर नेगेटिवली इस्तेमाल हो रहा होता है हमारे माशरे में कि मैंने उसको एक्सप्लॉइट किया, फ़लाँ ने दूसरे शख्स को एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट का मतलब है कि उससे ज़रूरत से ज़्यादा नफ़ा उठा लिए। तो अगर हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़ा उठा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये यीस्ट का वो मेंबर है जिससे सबसे ज़्यादा नफ़ा उठाया गया। तो ये हमारे पास आज के 2 फाइलम हैं, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ के लिहाज से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हैं, एस्कोमाइकोटा, और हर साल ये भी किसी ना किसी बोर्ड में पूछे जाते हैं, बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा। और यीस्ट अलहदा से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जो आप लोगों ने इसको तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.